So what is there in magnet vibrating in magnetic field? First of all, you need to have a magnetic field which you have already studied somewhat in 11 classes. Okay, like this. तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो इस तरीके से दिखा सकते हो, बट क्या होता है मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो इतनी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तुमको पता है मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेट से जब निकलती है तब बहुत पास पास होती है लाइन, और जब वो मैग्नेट से दूर जाती है तो ये लाइन कैसे हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। जैसे कि तुमको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो जब निकलती है, जिस एंड से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है तो बहुत पास पास होती है, फिर क्या होती है एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है लोकेट, है ना। फिर साउथ पोल में आती है तो वापस से क्या हो जाती है, एक दूसरे के क्लोज आ जाती है ताकि वो साउथ पोल के अंदर एंटर कर सके। तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे लाइंस बहुत पास पास है तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होंगी, कहीं पे लाइंस बहुत दूर दूर है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइंस बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे फील्ड कैसी होंगी, वीक होंगी इस पोर्शन में। तो इसलिए ये फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं, वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और जब बेसिकली अगर तुम देखो तो तुमको यूनिफॉर्म फील्ड अगर देखना है तो उसके लिए तुमको बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, थोड़ा बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तो उसमें लाइंस एकदम पैरेलल दिखेंगी तुमको, जैसे कि इसमें दिख रही है लाइंस एकदम पैरेलल एक दूसरे को, तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव स्टडीड इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात तो ये मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। जरूरी नहीं है कि हर बार मैग्नेट की ही जरूरत है हमको, दूसरे सेटअप भी है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान कैसे होंगी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ कहीं साउथ पोल होना चाहिए, और दोनों के बीच में, दोनों पोल के बीच में हम कैसी लाइंस ले रहे हैं, एकदम यूनिफॉर्म लाइंस ले रहे हैं, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे साउथ पोल लिया मैग्नेट का, और यहाँ पे कौन सा पोल लिया, नॉर्थ पोल। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपना एक ये डाल देंगे, बार मैग्नेट डाल देंगे, ठीक है। तो हम एक बार मैग्नेट डालेंगे, तो बार मैग्नेट में यहाँ पे तुमको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। तो लेट मी ड्रॉ द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। एक्चुअली ये जो बार मैग्नेट है ना, ये उसकी राइट पोजीशन नहीं है, मतलब जो मैं बना रहा हूँ रेड कलर का, जो मैं बार बना रहा हूँ, ये एक्चुअली बार मैग्नेट है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। अंडरस्टूड? दिस वन वी कॉल इट एज बार मैग्नेट। तो ये जो बार मैग्नेट है इसको हमने कौन सी फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। लेट्स सपोज कि ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है बार मैग्नेट का। तो अगर तुम बार मैग्नेट को ऐसा, जो उसका एक्सिस है, ये देखो, ये जो है अभी जो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा उसको एक्सिस बोल सकते हो उसका, ये एक्चुअली उसका एक्सिस ही बोलते हैं हम, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होता है मैग्नेट के। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ओके, तो तुम ध्यान से देखो, अगर ये जो एक्सिस है मैग्नेट का, ये एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे बताते हैं, बी से। ओके, तो ये जो एक्सिस है मैग्नेट का, ये जो हमने एक्सिस बनाया है मैग्नेट का, जो कि साउथ और नॉर्थ पोल से पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। होता क्या है, मैग्नेट एक्चुअली जब हम मैग्नेट को बस रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपने आप को एक पोजीशन में लेकर आता है, उसको बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। मतलब कोई भी मैग्नेट, पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है, जो कि नॉर्थ पोल से किस तरफ होती है, साउथ डायरेक्शन में होती है। ओके, तो इनिशियली मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इधर होता है, और जो साउथ पोल है वो इधर होता है, क्योंकि तुमको पता है नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, and south pole is north pole is attracted towards south pole, and south pole is attracted towards north pole। तो बेसिकली मैग्नेट ना रेस्ट में आ जाता है ऐसी पोजीशन के साथ, मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो रेस्ट पे आ जाता है। मगर तुम देखो मैंने मैग्नेट रखा कैसा है इस वाली डायग्राम में, ऊपर वाली डायग्राम में, ये ऊपर वाली डायग्राम में मैंने मैग्नेट एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है। वाई हैव सिलेक्टेड थीटा, इसके लिए तुमको उसको एक्चुअली घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट रहना कैसा चाहता है, मैग्नेट रहना चाहता है सेकेंड डायग्राम के जैसा, इस डायग्राम के जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें वो रिलैक्स रहता है। क्यों रिलैक्स रहता है? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल नॉर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या किया, इसके एक्सिस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। कितने एंगल से टेढ़ा कर दिया, थीटा डिग्री से, जो कि हमने फर्स्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है ना। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से
हमने तो उसको गोल घुमा दिया, हमने तो उसको रोटेट कर दिया। अच्छा, रोटेट भी कैसा किया, ये इस तरीके से रोटेट किया, ये डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दिया हमने, किया कि नहीं किया, क्योंकि इनिशियली तो वो ऐसा था, फिर हमने उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ा तुमको, रोटेट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, चीजों को रोटेट करने के लिए लगाना पड़ता है टॉर्क, है ना। कोई भी चीज जब रोटेट होती है तो उसके लिए हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क। याद है ना, आर एफ साइन थीटा। तो हमारा हमने उसके ऊपर बेसिकली क्या लगाया, टॉर्क लगाया, ताकि उसको घुमा सके। अब हमने उसको घुमा दिया तो वापस से क्या होगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे घूम के। ये देखो, ये वाली डायग्राम में वो घूम के वापस अपनी रिलैक्स वाली पोजीशन में आ जाएगा। उस रिलैक्स वाली पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अंडरस्टूड। तो ये जो रिलैक्स वाली पोजीशन है, ये इसमें ये आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो वापस आने के लिए बताओ तो कौन सा टॉर्क लगता है, कैन एनीबॉडी टेल मी कि वापस आने वाला, वापस लेकर आने वाला टॉर्क कौन सा है। जैसे डिस्क के केस में किया था हमने, वापस लेके आने वाला जो टॉर्क था हमने उसको बोला था रीस्टोरिंग टॉर्क। कैन यू रिमेम्बर ऑल, पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क का एक फॉर्मूला था आई अल्फा और एक फॉर्मूला था माइनस सी थीटा। तो यहाँ पे हमने बात की है उसकी रीस्टोरिंग टॉर्क की, तो यहाँ पे आएगा रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है उसको वापस लेकर आएगा इस डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताओ कि रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो तो तुमको टॉर्क का एक फॉर्मूला तो पता ही है भाई, आई अल्फा होता है ना। और एक फॉर्मूला और है टॉर्क का जो कि बार मैग्नेट में लगाते हैं, जो कि 11th का टॉपिक है, वो है म्यू बी साइन थीटा। ओके, म्यू बी साइन थीटा। अब ये म्यू बी साइन थीटा क्या है, ये हमको समझना है। जिसमें से म्यू को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जो कि तुमने 11th में पढ़ाया और मैंने तुमको 11th में पढ़ाया है, ये जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इफ यू कैन रिमेम्बर, अगर तुमने 11th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते समय रिवाइज किया होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला हमने सीखा था। कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ लेते हम और मैग्नेट की लेंथ जो है वो 2L लेते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने उसको कैपिटल एम से बताया था 11th में, उसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। 12th में हम उसको एम से नहीं बताते हुए म्यू से बता रहे हैं। क्यों म्यू से बता रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो एम है ना, एम एम मास के लिए यूज किया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसलिए हम म्यू से बता रहे हैं। म्यू से मतलब डायपोल मोमेंट। ओके, तो म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, और बी का मतलब तो तुमको पता है, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लगी है, ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है, यही हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ओके, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, इसको हमने सिंबल बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब तुमको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं। तो यहाँ पे तुमने देखा है कि डायग्राम में यहाँ पे मैंने साउथ पोल बता और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ साउथ टू नॉर्थ, और ये किसका डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ जो है, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वही उसी का हमने साइन लिया हुआ है, साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब तुमने तो पढ़ा है भाई कि जो थीटा है और टॉर्क जो है वो एक दूसरे के, रीस्टोरिंग टॉर्क और थीटा एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा इस फॉर्मूले में। लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग, ये डायग्राम में बीच से हटा दूं ताकि तुमको समझा सकूं। ओके, तो देखो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा है, ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, आई अल्फा। आई क्या है, वो बार मैग्नेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, उसके गोल घूमने का एंगुलर एक्सेलरेशन। और तुमको पता है कि टॉर्क जो है वो हमेशा कैसा होता है, थीटा के अपोजिट होता है। ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि हमने उसको कितने एंगल से घुमाया, जितना ज्यादा तुम उसको घुमाओगे उतना ज्यादा क्या आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क क्या कर रहा भाई, उसको वापस लेके आ रहा। तो थीटा तुम जितना घुमाओगे, थीटा तुम जितना घुमाओगे थीटा एंगल से, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, वापस खींचने वाला टॉर्क। तो टॉर्क और थीटा के डायरेक्शन कैसे, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज किया। बचा क्या, म्यू। म्यू मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, पोल की स्ट्रेंथ मतलब कि वो कितने पावर से, कितने स्ट्रेंथ के साथ खींच रहा किसी पोल को या रिपेल कर रहा है। ओके,
और 2L मतलब क्या है, वो मैग्नेट की लेंथ, जैसे ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट की लेंथ क्या लेते हैं, मैग्नेटिक लेंथ लेते हैं 2L। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ याद है पढ़ाया था उसमें की मैग्नेटिक लेंथ है 2L, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, डायपोल मोमेंट। तो वो डायपोल मोमेंट हमने यहाँ पे म्यू से बताया, एम से नहीं बताया। ओके, तो एम बी म्यू बी साइन थीटा। अब तुम देखो ये अल्फा को मैं यही रहने देता हूँ, तो म्यू बी ये माइनस की जगह पे माइनस आ गया, बी की जगह पे बी आ गया, थीटा हम बहुत छोटा रखेंगे, थीटा हम बहुत छोटा रखेंगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। इस चैप्टर में कई बार पढ़ा हमने कि साइन थीटा बहुत छोटा हो तो उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, थीटा। अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से हटाया था वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, इक्वल के इस तरफ। ओके, तो वो आई इधर आ गया डिनोमिनेटर में। तो अब तुम ध्यान से देखो, फिर से हमको एक सिचुएशन मिल गई जिसमें हमने बोला कि अल्फा और थीटा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अल्फा और थीटा दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, मतलब दोनों के डायरेक्शन भी कैसे आए, अपोजिट, है ना। तो इन सब में बीच में कांस्टेंट क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बताओ क्या आया ये पूरे इसमें, ध्यान से देखो। अल्फा जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया और बीच में माइनस का साइन भी है, मतलब अपोजिट भी है। तो ये किसकी, किस बात की सिचुएशन होती है, ये होती है सिचुएशन फॉर एंगुलर एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर ऑक्सीलेशन, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब तुम ध्यान से देखो ये पूरे इसमें जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट क्या आया भाई, एनीबॉडी टेल मी क्या कांस्टेंट आया। तो देखो उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया इस वाले एक्सप्रेशन में वो कांस्टेंट आया है। ये पूरा टॉपिक इधर का है इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ। कांस्टेंट तुम ध्यान से देखो वो आया है म्यू बी अपॉन आई, और तुमको पता है कि एसएचएम में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर, याद है। जैसे वो हमने ए ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन था यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में कौन सा साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस का साइन, वो भी है। तो ए ओमेगा, ये जो हमने फॉर्मूला लिया था ये वाला, ये ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कौन से मोशन के लिए था, एलएसएचएम के लिए। और ये वाली जो सिचुएशन अभी हमने प्रूव की है ये कौन से मोशन के लिए, एंगुलर एसएचएम के लिए। तो तुमको पता है जो बीच में कांस्टेंट बचा वो तो बचा एम बी अपॉन आई, तो वो कांस्टेंट मैंने लिखा है, और वो कांस्टेंट की एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो बीच में जो कांस्टेंट है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे ओमेगा स्क्वायर को तो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एम बी बाय आई, यस, एम बी अपॉन आई। तो ये फॉर्मूला हुआ उसके ऑक्सीलेट करने के टाइम पीरियड का, कि बार मैग्नेट को अगर तुमने ऐसे थीटा एंगल से पकड़ के छोड़ा, अगर तुमने बार मैग्नेट को ये थीटा एंगल से रोटेट करके छोड़ा तो कौन सा टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और जब तुम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दोगे तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा और फिर ऐसे ऑक्सीलेट होगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इसको ऑक्सीलेट होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई, अपॉन में आएगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई, क्यू एम बी म्यू बी अपॉन आई, नॉट एम बी, म्यू बी अपॉन आई। क्यू म्यू बी अपॉन आई, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का फॉर्मूला डाल दो 2 पाई अपॉन टी, तो तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा टी का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन वी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था टाइम पीरियड का। तुम चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई, और अपॉन में हम लोग लिखते हैं अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों फॉर्मूले लागू है, बोथ ऑफ यू फॉर्मूले यू कैन यूज for this derivation of magnetic vibrating in uniform magnetic field having time period t is equal to 2 pi upon under root mb upon I. Okay. So now we are discussing about damped oscillation. So what is mean by damped? Damped मतलब किसी भी चीज की वैल्यू घटना, कम होना धीरे धीरे। ओके, damped oscillation। यहाँ पर हम क्या कम करने वाले हैं, कैन यू रीड इट फॉर मी। हम यहाँ पे क्या कम करने वाले हैं, समय के साथ हम डिक्रीज करने वाले इस टर्म को विच इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। यस, सो वी आर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अब देखो नेचर में क्या होता है, जब भी तुम किसी पेंडुलम को, जैसे कि ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, ये पेंडुलम का बॉब है, तो ये पेंडुलम को जब भी तुम ऊपर उठाते हो थोड़ा और छोड़ते हो तो ये तो ऑक्सीलेट होता है। मगर क्या ये एक ही एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट होता रहता है क्या, कई लंबे समय तक? नहीं, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होने लगता है,
ब्लू कलर से बताता हूँ, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होने लगता है। अब मैं तुमको और दूसरे कलर से बताता हूँ, ग्रीन कलर से, और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फिर मैं और ब्लैक कलर से बता देता हूँ, और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। समय के साथ धीरे 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 एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे से कम होने लगेगा तो तुम देखोगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड घट रहा वो कुछ इस तरीके से घट रहा। अगर तुम समय के साथ, टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो तुम देखोगे कि पहले तो भाई अच्छा खासा एम्पलीट्यूड था, फिर टाइम आगे बढ़ेगा तो ग्राफ भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम देखोगे कि भाई समय के साथ तो एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो इसको ग्राफ में देखो कैसे बताते हैं। हाँ, समझना इसको थोड़ा। पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, जितना ऊपर एक तरफ था उतना ही दूसरे तरफ था, जितना इस तरफ था उतना ही उस तरफ था। फिर समय के साथ क्या हुआ, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया। जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है ना इस मोमेंट पे, सेम ग्राफ एम्पलीट्यूड का चल रहा है। मगर सिर्फ कोरोना और हमारे हमारे ऑक्सीलेशन के ग्राफ में इतना ही अंतर है कि कोरोना जो है भारत देश में, उसमें एक्सपोनेंशियल पेशेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले धीरे 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 पेशेंट बढ़ रहे थे, अब सडनली पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि पहले एकदम से कम हो जाए एम्पलीट्यूड, तो धीरे 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 मोशन चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, लंबे समय तक चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमको पेंडुलम रुक रहा है। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम बोलते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशन। व्हाट वी कॉल इट एज, रिपीट आफ्टर मी, व्हाट वी कॉल इट एज। बोलो, बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं। व्हाट वी कॉल इट एज damped oscillation. Yes. So each one of you know that this one is called as damped oscillation. So what happens in the case of damped oscillation कि amplitude कम होता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि there must be something कि amplitude कम हो रहा है, मतलब कुछ तो होना चाहिए भाई यहाँ पर। ओके। कोई तो फोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि ऑक्सीलेशन को डैम कर रहा है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम कर रहा है। तो उन्होंने इमेजिन किया एक फोर्स का जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, जो कि उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करता है ना। डैम्पिंग फोर्स जो कि वेलोसिटी के अगेंस्ट काम करता है, मतलब क्या साइन आना चाहिए अगेंस्ट, मतलब कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। जब बहुत फास्ट होता है हमारा पेंडुलम, ऑक्सीलेशन बहुत फास्ट होता है, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा वैल्यू लगाता है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स आता है, डैम्पिंग फोर्स, जो कि एम्पलीट्यूड को एकदम से कम कर देता है। फिर जब वेलोसिटी कम हो जाती है, जब वो धीरे धीरे पेंडुलम वाइब्रेट होने लगता है, तुम देखो जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाता है, जब घर में झूले वूले होते हैं, या तुम चेन पकड़ लो हाथ में, या कोई भी एक ऐसे लटकी हुई चीज ले लो, उसको तुम ऑक्सीलेट करो, तो लास्ट में जब वो बहुत स्लो हो जाती है तो उसको देखो बहुत धीरे 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 ऑक्सीलेशन परफॉर्म करती है। तो क्या हो गया कि वेलोसिटी तो बहुत कम हो गई, तो साथ ही साथ डैम्पिंग फोर्स भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो तेजी से एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि ऑक्सीलेशन तो धीरे 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 छोटे एम्पलीट्यूड के साथ चलता ही रहता है इन्फिनिटी टाइम तक। समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीलेट, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इन्फिनिटी तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला। खत्म होते हैं ऑक्सीलेशन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीलेशन कभी खत्म नहीं होता, तो बहुत लंबे टाइम के बाद खत्म। तो एक फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, जो कि ज्यादा वेलोसिटी रही तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कम वेलोसिटी रही तो वो कम वैल्यू लगाता है, ताकि जल्दी जल्दी एम्पलीट्यूड कम ना हो। जब ज्यादा वेलोसिटी होंगी तो वो चाहता है कि जल्दी जल्दी एम्पलीट्यूड कम हो जाए, तो बहुत फोर्स लगाता है, डैम्पिंग फोर्स। ओके। तो डैम्पिंग फोर्स एक टर्म है, जो वेलोसिटी की ज्यादा रही तो ज्यादा वैल्यू होती, कम रही तो कम वैल्यू होती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। सिंपली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर पेंडुलम उधर जाना चाहता है अपनी वेलोसिटी से, तो डैम्पिंग फोर्स कहाँ काम करेगा, पीछे, और उसको उधर जाने से रोकेगा, ताकि उसका एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या हो जाए, कम हो जाए। कैसे कम हो, एक्सपोनेंशियली कम हो जाए। ओके, लाइक दिस। तो तुम देख रहे हो ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ, ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ, ये बाउंड्री हमको बताती है कि ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ओके। तो हमारे पास ऑक्सीलेशन करने के लिए कौन सा फोर्स होता है, ऑक्सीलेशन करने में कौन सा फोर्स मदद करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। उसका फॉर्मूला तो हमको पता है भाई अच्छे से, -kx होता है उसका। अब हमारे पास एक नया फोर्स है जो ऑक्सीलेशन करने में मदद नहीं कर रहा, बट ऑक्सीलेशन को रोकने का काम कर रहा, डैम्ड ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने जो चूज किया वो था बी। बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, वी कॉल्ड बी एज व्हाट,
damping constant. So B is called as damping constant. Okay, and damping constant is represented by B. तो बताओ तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में कितने टाइप के फोर्स है? दो टाइप के फोर्स है. एक है डैम्पिंग फोर्स जो कि मोशन को रोकता है, कम करता है समय के साथ, एम्पलीट्यूड को कम करता है. और दूसरा फोर्स जो है वो है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स FR, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स. तो बोलो डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस BV. रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस KX. और एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा? MA. फिर बताओ ए का फॉर्मूला क्या हुआ? ए का फॉर्मूला हमने सीखा था, याद है, डिफरेंशियल इक्वेशन में d²x/dt². और फिर माइनस बी भी यहीं रहने दो, माइनस KX भी यहीं रहने दो. फिर माइनस KX माइनस BV को इधर लेकर आएंगे तो m क्या हो? तो हम m को तो हम वहीं रख रहे भाई, d²x/dt². फिर हमारे पास माइनस BV हमने यहाँ ला लिया तो क्या हो जाएगा? प्लस BV. माइनस KX इस तरफ ला लिया तो क्या हो जाएगा? प्लस KX इज इक्वल टू 0. तो हमने सिंपली क्या किया, हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे थे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, कैसे एम्पलीट्यूड कम होता है, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं. बट हमने फोर्सेस को देखते हुए, जैसे हमने फोर्स को ऑब्जर्व किया तो हमको ध्यान में आया कि भाई दो फोर्स है, तो पूरा फोर्स जो होगा वो कितना होगा? FD प्लस FR, मतलब डैम्पिंग फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स. और अल्टीमेटली उसको सॉल्व करते करते हमारे हाथ में जो चीज लग गई वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन. differential equation of what oscillation? Which oscillation? Damped oscillation. So if the differential equation of damped oscillation is asked, so you have to write it in this manner. Okay, differential equation of damped oscillation is asked, you have to write in this manner. Now someone may ask you, see how this damping is obtained. How will you explain that in practical method? क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल अप्रोच पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल बने. तो तुम कैसे समझाओगे कि डैम्पिंग कैसे होती है? तो उसके लिए प्रैक्टिकल सेटअप बनाते हैं हम, जिसमें हम एक स्प्रिंग का यूज करते हैं, जो स्प्रिंग को हम सीलिंग से हैंग कर देते हैं और उसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं उस स्प्रिंग को. और फिर क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर में पानी भर लेते हैं, लाइक एक कंटेनर में पानी भर देते हैं और थोड़ा कंटेनर का जो पानी है मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, लाइक दिस. ओके, और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वेटलेस वेन रखते हैं. व्हाट इज मीन बाय वेटलेस वेन? ये एक वुडन वेन होती है, एक वुड की ऐसी प्लैंक टाइप होती है, बोर्ड टाइप होता है. और ये जो हमारा ब्लॉक है जो हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, उन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट. हाँ, एक ऐसा सपोर्ट रखते हैं हम दोनों के बीच में कि जो फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब जिसकी लेंथ चेंज ना हो. इसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ये फिक्स रहे. ओके, ये जो लेंथ है ये कैसी रहे? फिक्स. तो हम ये जो वेन है इसको बोलते हैं वेटलेस वेन. ये वेन को हम सबमर्ज कर देते हैं वाटर के अंदर. ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हमारा वाटर है. ओके, तो हम इसको क्या करते हैं? सबमर्ज कर देते हैं वेन को, VANE. और ये हमारा जो ब्लॉक है इसका कुछ ना कुछ तो मास ऑब्वियसली होगा ही. तो लेट सपोज कि इसका मास जो है वो कितना है? M है. ओके, तो अब क्या कर रहे हैं हम कि हम ये ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये ऑक्सीलेट होना चालू हो. पुश लगाने से क्या होगा? स्प्रिंग स्ट्रेच होंगी, है ना, स्प्रिंग क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच. और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगी और फिर ये ऑक्सीलेट होना चालू होगा. ऑक्सीलेट होना चालू होगा तो धीरे धीरे ये जब ऐसे ब्लॉक ऊपर नीचे ऑक्सीलेट होगा तो ये वेन भी पानी के अंदर जाएगी और पानी से बाहर आएगी. तो क्या होगा कि धीरे धीरे स्प्रिंग की एनर्जी ब्लॉक से होते हुए, स्प्रिंग को जो हमने खींच के एनर्जी दी थी, ब्लॉक को जो खींच के हमने एनर्जी दी थी, स्प्रिंग के अंदर गई थी. क्योंकि स्प्रिंग जब भी फैलती है, बनती है, स्ट्रेच होती है, तो स्ट्रेच होने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की. तो स्प्रिंग को चाहिए थी एनर्जी. तो वो एनर्जी जो है वो स्प्रिंग को मिली. कहाँ से मिली वो स्प्रिंग को एनर्जी? हमारे खींचने से. और फिर वो एनर्जी ऑक्सीलेट होते होते किसके अंदर जाने लगी? पानी के अंदर जाने लगी. ओके, तो वो एनर्जी धीरे धीरे पानी के अंदर जो ट्रांसमिट हो गई, उसी की वजह से तो धीरे धीरे ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड क्या होने लगा? कम होने लगा. और एम्पलीट्यूड कम होने लगा तो धीरे धीरे वो किस में आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी, है ना. ये जो हमारी वेन है ये किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी. तो नाउ टू सी इट क्लियरली कि हाउ यू हैव टू मींस लाइक how you have to practically see this setup. So this setup looks something like
दिस, ये हमारा ऊपर की तरफ जो दिया हुआ है ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, और ये रिजिड सपोर्ट तुम देखो ये स्प्रिंग कनेक्ट की, ये ब्लॉक ऑफ मास m है, और ये वेटलेस वेन है जो कि सपोर्ट से लगी हुई है, और धीरे धीरे स्प्रिंग को जैसे तुम खींचोगे तो धीरे धीरे ये ऑक्सीलेट होते 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 किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस समय जो डैम्पिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये पानी, क्योंकि पानी देखो ये जब वेन नीचे डूबेंगी पानी के अंदर तो पानी इसको डूबने से रोकेगा ना, तो धीरे धीरे वो एनर्जी किसके अंदर जाएंगी, स्प्रिंग से होते हुए ब्लॉक में, ब्लॉक से होते हुए पानी में जा रही वो एनर्जी, तो वो एनर्जी धीरे धीरे कम होंगी तो ऑक्सीलेशन भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैम्प हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ एनर्जी जो है स्प्रिंग की ब्लॉक से होते हुए पानी के अंदर जाती है, और पानी की एनर्जी बढ़ जाती है, पानी की हीट बढ़ जाती है, और धीरे धीरे ऑक्सीलेशन डैम्प होके जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स किसने प्रोवाइड किया, पानी ने प्रोवाइड किया। अंडरस्टूड विद दिस एग्जांपल, लेट्स गेट बैक टू द व्हाइट बोर्ड। यस, सो इस तरीके से डैम्ड ऑक्सीलेशन अकर करते हैं। ओके, डैम्ड ऑक्सीलेशन सीखने के बाद आपको सीखना है नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, कि इसमें कितना टाइम लगता है ऑक्सीलेट होने के लिए बॉडी को। ओके होंगे। सो अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ वो सिंपली आपको रटना है, तो रटने के लिए देखो क्या करना है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश और टी डैश, टाइम पीरियड टी डैश। क्यों ओमेगा डैश बोला, क्यों, क्योंकि यह नॉर्मल ऑक्सीलेशन नहीं है, डैम्ड ऑक्सीलेशन है, तो इसलिए ओमेगा डैश बोलते हैं हम और टी डैश बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने के पहले आपको चाहिए रहेंगी डिफरेंशियल एक्स की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में सबसे पहले क्या आता है, एम्पलीट्यूड, फिर आता है वही साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन याद है, और फिर क्या आता है ओमेगा टी, और फिर आता है फाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड तो भाई चेंज हो रहा समय के साथ, तुमने देखा कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो एम्पलीट्यूड को कम करने का काम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, ये वाला जो ग्राफिकल फंक्शन है जिसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो देखो पहले ज्यादा था एम्पलीट्यूड, बाद में कैसा हो गया, कम, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ई की हेल्प से बताते हैं। ई का पावर होता है माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस एम। बी तुमको पता है डैम्पिंग कांस्टेंट है जो हमने ऊपर यूज किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में। टी मतलब कोई भी टाइम टी पे क्या एम्पलीट्यूड होगा, जैसे कि ये टाइम पे देखो एम्पलीट्यूड यहीं तक है, इस टाइम में देखो एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, इस टाइम में देखो एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, तो वो टी टाइम पीरियड है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी नई वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसको ओमेगा डैश से बता रहे हैं। तो ओमेगा डैश का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये, इसमें दो दो है, एक तो हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है फॉर्मूला वो था अंडर रूट के बाय एम ओमेगा का, इसके साथ साथ हमको जो अटैच करना है फॉर्मूले में वो चीज है माइनस बी बाय ट्वाइस एम। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हमने देखो बी टी बाय ट्वाइस एम यूज किया है, इसमें टी नहीं लिखना है, बस क्या यूज करना है, बी बाय ट्वाइस एम विद द साइन ऑफ माइनस, और उसका स्क्वायर कर देना है। ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में। और टाइम पीरियड निकालना है तो तुमको पता है क्या करना पड़ता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई के अपॉन में ये पूरा जो होता है ये लिख देना पड़ता है, जो भी हम ओमेगा की टर्म में निकालते हैं। शिफ्टिंग में आता है ना वो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी, तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ये जो भी हमने ओमेगा में निकाला होता है ये अपॉन में डाल देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा b अपॉन ट्वाइस m का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करते, याद है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो इसलिए t का फॉर्मूला क्या हुआ 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई की जगह पे 2 पाई लिखा और ओमेगा की जगह पे ओमेगा डाल दिया, तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ओके, फिर उसके बाद जो दो चीजें आपको सीखनी है वो है फ्री ऑक्सीलेशन एंड फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। तो अभी तुम जो ऑक्सीलेशन एक्चुअली देख रहे हो पेंडुलम का, या जो पेंडुलम मैंने आपको दिया था कि इसको अगर आप ऑक्सीलेट कर दो तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होके ये किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, ऐसे ऑक्सीलेशन को हम बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन। और जो फोर्स्ड ऑक्सीलेशन होते हैं वो हम जबरदस्ती, जैसे कि झूला झूलते हैं तो हम झूला झूलने वाला बार बार धक्का देता है झूला को, स्विंग को, जो बच्चों का झूला होता है जो 2 रस्सियों से बंधा होता है, वो स्विंग को आगे पीछे धक्का देता है, तो वो फोर्सफुली हम धक्का देके झूला झूलाते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। उसमें तुम चाहो तो 1 रात भी झूल सकते हो, 10 दिन भी झूल सकते हो, 1 महीना भी लगातार झूल सकते हो, उसमें एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से आप घुमा सकते हो, तो वो होता है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। और जिसमें धीरे धीरे समय के साथ ऑक्सीलेशन कम हो जाए, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो जाए। हर जरूरी नहीं है कि हर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन फ्री ऑक्सीलेशन हो, मगर जनरली जिसमें ऑक्सीलेशन में
एम्पलीट्यूड डैम्प हो जाते हैं, वो कैसे ऑक्सीलेशन होते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने दो चीजें सीखी है, एक तो हमने डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का इक्वेशन सीखा है, और जो फर्स्ट चीज हमने सीखी थी वो था मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिवाइज कर लेना, मैं नेट पे अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, और बाकी के टॉपिक हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट थ्योरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके रेस्ट ऑफ ओके एक्सरसाइज में से, और उसमें से आपको बाकी होमवर्क करने पड़ेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। ओके Yes, sir.